नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही और आज सबसे बड़ी खबर यही कि आज डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों में से एक है, और उसी शहर के सबसे हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। हिल्टन होटल में चल रहा था व्हाइट हाउस प्रेस डिनर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर मौजूद थे, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां पर थे, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप थी, FBI डायरेक्टर काश पटेल, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड समेत वहां पर कई बड़े चेहरे भी मौजूद थे। अचानक से वहां अफरा तफरी मची, फायरिंग हुई, चीख पुकार मची और सीक्रेट सर्विसेज बिजली की तरह तेजी से एक्शन लेती हुई दिखाई दी। ट्रंप को मंच से सुरक्षित हटाया गया, VIPs को भी तुरंत वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि जब ट्रंप, वेंस और अमेरिका की पूरी ताकत एक ही छत के नीचे थी, तो सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई? आखिर वो शूटर कौन था और कैसे वो ट्रंप के इतने करीब पहुंच गया? क्या यह सिर्फ एक हमला था या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत थी? देखिए रिपोर्ट। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में सब कुछ सम्मान्य था। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर अपने पूरे शबाब पर था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर मौजूद थे। देश की सत्ता, सुरक्षा और रणनीति से जुड़े तमाम बड़े चेहरे उसी हॉल में बैठे थे। लेकिन अचानक एक तेज धमाका, फिर गोली चलने की आवाज और पूरा माहौल दहशत में बदल गया। यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्टिव हुई। एजेंट्स ने ट्रंप को घेरा, उन्हें मंच से हटाया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और बाकी कैबिनेट सदस्यों को भी तत्काल बाहर निकाला गया। फायरिंग में एक सुरक्षा कर्मी घायल हुआ, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित रहे। फायरिंग के समय कौन कौन VIP मौजूद? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, मेलानिया ट्रंप फर्स्ट लेडी, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, काश पटेल डायरेक्टर FBI, स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी, कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी, तुलसी गाबार्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। हमलावर की पहचान 31 साल के कार्ल टॉम्स एलन के रूप में हुई, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास एक पावरफुल गन थी और वो बेहद संवेदनशील सुरक्षा घेरे तक पहुंच चुका था। कौन था हमलावर? शूटर कार्ल टॉमस एलन, उम्र 31 साल, निवासी कैलिफोर्निया। हमलावर के पास हथियार, शॉटगन, हैंडगन, चाकू। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं, कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच वो अंदर पहुंचा कैसे, जहां ट्रंप, वेंस, रूबियो और अमेरिका के सबसे बड़े अधिकारी मौजूद थे? वहां सुरक्षा कैसे भेदी गई? ये सवाल अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? कार्यक्रम में हमलावर कैसे पहुंचा? हथियार लेकर अंदर कैसे गया हमलावर? ट्रंप की मौजूदगी में सुरक्षा में लापरवाही कैसे हुई? जहां ट्रंप, वेंस, रूबियो, वहां की सुरक्षा कैसे भेदी? घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई।
हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। सभी कैबिनेट सदस्य सुरक्षित हैं। सभी सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दे डाला। हमले पर ट्रंप का बयान, ये घटना मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं काम कर रहा हूं, काम करता रहूंगा। ईरान से युद्ध जीतने से मुझे यह हमला नहीं रोक सकता। That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified. I saw a room that was just totally unified. It was in one way a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. ट्रंप के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा पर वार था, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? वैसे ट्रंप पर हमला पहली बार नहीं हुआ है। 18 जून 2016 लॉस वेगास, अमेरिका, रैली में हमले की कोशिश। 5 नवंबर 2016 नेवादा, अमेरिका, रैली से एक संदिग्ध गिरफ्तार। 12 मार्च 2016 ओहायो, अमेरिका, चुनावी रैली में घुसपैठ। 6 सितंबर 2017 नॉर्थ डकोटा, अमेरिका, काफिले में घुसपैठ की कोशिश। 1 अक्टूबर 2018 वॉशिंगटन, अमेरिका, लिफाफे में संदिग्ध चीजें भेजी गई। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, फायरिंग में कान पर लगी चोट। 26 अप्रैल 2026 ट्रंप के सामने फायरिंग। यानी खतरा लगातार बढ़ रहा है। और सवाल भी, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति सच में सुरक्षित है? क्या सुरक्षा एजेंसियां खतरे को कम आंक रही हैं? और क्या 2026 की यह घटना आने वाले चुनावी और वैश्विक समीकरण बदल सकती है? फिलहाल जांच जारी है, हमलावर से पूछताछ हो रही है और पूरी दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ ट्रंप पर हमले का नहीं, अमेरिका की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार में दरार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस पूरे घटनाक्रम से राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका स्वागत है। जियाद अनवर जी आगे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अजिताभ जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत शरदेंदु जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? केवल सिक्योरिटी लैप्स के तौर पर देखा जाए या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का भी इशारा है? वंदना जी, सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी लैब सही है जी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट के जहां ऐसे प्रमाइसेस में हुआ है जहां पे कि आज की डेट में करस्पॉन्डेंट डिनर हो रहा था, बड़े हाई रैंकिंग कैबिनेट के तमाम डायरेक्टर थे, तमाम जो टॉप हायरार्की थी वहां पे, तो वो उसकी सुरक्षा हिल्टन होटल की तो बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए थी। और उसके कॉरिडोर में इस तरीके की फायरिंग होना और इस तरीके के सुरक्षा चक्र को भेदना अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन रेस करता है। बड़ी साजिश से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ में जो अमेरिका का कल्चर है उस पर भी एक आपको नजर डालनी पड़ेगी। वहां पे गन कल्चर है, वहां तमाम तरीके के पढ़ा लिखा लॉट है जो अपनी सोच रखता है और अल्टीमेटली जब उसको कहीं डिससेटिस्फैक्शन होता तो वो गन उठा लेता है। और इसका रिफ्लेक्शन या तो वो पब्लिक प्लेसेस में फायर करता है या बच्चों के स्कूल में फायर करता है या ऐसी सेंसिटिव जगह पे फायर करता है जहां से कि वो एक तरीके से मैसेज कन्वे कर सके। तो ये अमेरिका का कल्चर रहा है। गन रेडली अवेलेबल है, गन की लाइसेंसिंग पे कोई बहुत तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि उनको लगता है कहीं उनके डेमोक्रेटिक राइट पे हमला होगा। और तमाम बड़ी जो गन लॉबी है वो भी इसके बरखिलाफ काम करती है। तो एक कल्चर है वहां पे, एक डिससेटिस्फैक्शन जब बढ़ता है तो इस तरीके का चीजें उभर के सामने आती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार देखिए इस तरीके के हमलों के शिकार होते रहे, उनके अगेंस्ट तमाम तरीके का बहुत बड़ा हुजूम है। सिंपैथाइजर आज की डेट में कम रह गए और जो उनके अगेंस्ट है, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
और जहां तक आपने बात की बहुत बड़े साजिश की, उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कौन है इसका साजिश करता? क्या ये ईरान से निकल के आया है? क्या ये सीरिया से है? क्या ये लेबनान के लोग हैं? या अब तमाम ऐसे दुश्मन देश अमेरिका ने पाल रखे हैं जिसमें लगातार इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जो बंदा पकड़ा गया कोल थॉमस एलन, वो अमेरिकन है, वो वाइट है, वो किसी और कम्युनिटी का नहीं, वहीं का कैलिफोर्निया का है। और कैलिफोर्निया स्टेट अगर आप देखेंगे तो वहां पे रिपब्लिकन की पहुंच नहीं है, वो इमिग्रेंट लोगों का स्टेट है। तमाम तरीके से डेमोक्रेट हमेशा से वहां फ्लोरिश किए हैं और रिपब्लिकन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को कोई पॉलिसी नहीं पसंद आई, नहीं तो और उसके तहत उसने इस तरीके का एक्शन लिया। ये आइसोलेटेड केस, इंडिविजुअल केस भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी का भी पार्ट होता है। जहां तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज हैं, उनको उनके सुरक्षा चक्र को फिर से रीफैब्रिकेट करना पड़ेगा, नई तरीके से काम करना पड़ेगा। हिल्टन होटल, इतना बड़ा होटल, इतने बड़े देखे करस्पॉन्डेंट डिनर, ये नोन चीजें हैं। तो यानी कि या तो वो वहां पहले से था और उसके पास हथियार थे, चाकू थे, इस तरीके की चीजें, और साथ में वो जितनी स्विफ्टनेस के साथ पकड़ा गया, ये दिखाता है मुस्तैदी वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन वो वहां पहुंचा कैसे, इसको ध्यान में रखना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में बहुत ज्यादा इन्होंने एनिमिटी बना रखी है। देखिए, नो किंग का प्रोटेस्ट हुआ, तमाम तरीके के लोग आज की डेट में जो मागा ग्रुप से जुड़े हुए थे वो भी अगेंस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जितने इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, आम नागरिकों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, और वहां का जो गन कल्चर एक है वो लार्ज है, बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, कई बड़ी वजह इसके पीछे हो सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप जैद अनवर जी, क्योंकि जैसा इशारा यहाँ पर शरदेंदु जी भी कर रहे हैं कि ये डोमेस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं इसके पीछे, इस घटना के पीछे, या फिर दुश्मनी, क्योंकि बहुत से लोगों से डोनाल्ड ट्रंप ने मोल ले ली है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, जांच शुरू भी हो गई है। लेकिन इस पूरी घटना में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि निशाना क्या केवल डोनाल्ड ट्रंप थे? क्योंकि जिस इवेंट में पूरी घटना हुई, फायरिंग हुई, वहां पर टॉप कैबिनेट लीडर्स भी मौजूद थे, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां पर थे। देखिए, सीक्रेट सर्विस आज तक किसी को बचा नहीं पाई है, पहले बात को समझ लीजिए जी। अब आम आदमी, आप किसके ऊपर नजर रखिएगा? राजा के नगर में बहुत से लोग होते हैं, नजर में 2-4 लोग होते हैं, तो आप 2-4 को पैमाने से नाप सकते हैं। मगर जब एक आम आदमी सोच ले और मारने पे आमादा हो जाए, तो उस पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपने बनाया है, तो लोग इस जहन पे क्यों जा रहे हैं? ये समझिए ना, ये सवाल है। जॉन एन कैनेडी बच गया था क्या? इंदिरा गांधी बच चुकी थी क्या? एक सवाल है ना। तो क्या होता है जब एक आम आदमी, मुआशरे का एक आम आदमी, अगर वो ठान ले कि मेरे मौत लास्ट स्टेज है, फिर उसके आगे तो बात नहीं हो पाती, तो फिर वो मरने पे चला गया। इसको सुसाइड बोल दीजिए, वो सुसाइड बमर है। और उसके पास क्या क्या वेपन था ये भी आप देखिए। एक आदमी, इससे पहले उनके साथ जितने भी हादसे हुए, एक सिंपल सा गन मारा, वो छट गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि व्हाइट सुप्रीमेसी जो जिसके बेस में ये आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, यहाँ पर कोई ओवरसीज नेशन नहीं था जी, जो माइग्रेट करके यहाँ आया, उनके बच्चे हों या 2 पुश्त पहले के बच्चे हों, तो ये मामला पूरा दूसरा घूम जाता। अभी तक पूरा हेडलाइन दूसरा होता और डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अटेंशन सीकर। अब उनके जितने भी प्रीवियस उठाइएगा जो स्टेटमेंट है, चाहे इंडिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, या पाकिस्तान के खिलाफ, या ईरान के खिलाफ, जितना भी उन्होंने टैरिफ वगैरह, वो तमाम चीज आप देखिएगा, एक अटेंशन सीकर एक अल्फाज है इंग्लिश का, वो तमाम के तमाम सोशल मीडिया में आप उनको उस जहन से देख रही थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या बना रहे हैं, कि आपके मुल्क के, आपके नेशनल, आपके अवाम खुद आपके खिलाफ है। कोई वेपन वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा जीडीपी अगर रेवेन्यू जनरेट भी होता है तो इसी वेपन से होता है, और पूरी दुनिया को अमेरिका बेचता है इसी चीज को, और अपने मुल्क में पूरी आजादी दिया है उसने। क्योंकि कि एक पुलिस का जो निजाम वहां का है और जहां रेसिडेंट्स वहां रहते हैं, उनका जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, और पुलिस इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो लोग अपने पास अपना गन रखते हैं। और बात में हुजूर ने कहा भी एक बात में गन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन गन का मामला ये है कि एक तबका है जो जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाता जी, और उनका मामला, उनका कहने का मामला ये है कि मैं, इसका सोल्यूशन गन है, और यही अमेरिका करता है पूरी दुनिया में। बताइए, आज अमेरिका 100-200 बच्चों को पूरी स्कूल को बम से उड़ा दिया इजराइल और अमेरिका मिलके, कोई बातें नहीं हुई।
क्यों? वो वार क्राइम के पास कोई बातें नहीं होंगी। क्यों? वो इंपॉर्टेंट लोग नहीं थे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या तैयारी की है। अब आते हैं कि इन्होंने जो पूरा जो पॉलिटिकल एडवांटेज उठा रहे हैं, ये इनका इनका इनके पास बहुत अच्छे एडवाइजर हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप के साहब के पास। इससे पहले जब इनके कान पे गोली लगी थी, वो वापस घूम के आए थे। गौर करिएगा, वो अल्फाज बाकायदा एक आर्टिकल आया था, पूरी दुनिया ने वो उसको चलाया था, वो घूम के आने वाला अंदाज उनका। और वो आके इस तरह हाथ उठाए थे। दैट डे ही विन द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिक्स। उसी दिन वो अब उसके आगे जो बाइडन आ जाए, चाहे कमला हैरिस आ जाए, बिकॉज प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड, बिकॉज द वे ही डिड। आप बोलिए एक्शन था, थ्रिलर था, ड्रामा था, टोटल यानी वो चीज जो था। मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे वो पहुंच गया था। नहीं, अब आते हैं कि इनके इलेक्शन में क्या बनेगा। जी। इलेक्शन जो अभी होने वाला है मिड टर्म का, हाँ। इसमें कहीं ना कहीं इनका ग्राफ गिर रहा था, ठीक है ना जी। अभी इससे क्या वो कम बैक कर सकते हैं? देखिए, ये कम बैक कर सकते, तो उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया। अभी ईरान से मैं जीत रहा हूं, जीतूंगा। ईरान इज इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर ईरान का कोई जिक्र खैर आना चाहिए था। आप एक सोच बताइए, अपने सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, आप कितने के साथ एक्शन लेंगे, ये सवाल था। अमेरिकन अगर सवाल करे तो ये सवाल करे, दुनिया अगर सवाल करे तो ये सवाल करे। मामला क्या है कि ईरान का कहते हैं कि एक अल्फाज है कि शुक्र खुदा ये है कि वहां कोई मोहम्मद नहीं था नाम से, वहां कोई रहीम नहीं था नाम से। नहीं तो पूरे दुनिया का वो क्या करेंगे, पेन और पेपर लेंगे। इस मुल्क का है, मुल्क का पूरा वीजा कैंसिल है, चाहे 5 साल से लोग लाइन पे माइग्रेंट के लिए लगे हुए हैं, और आप तमाम को यूज किए हैं। इससे पहले जो हादसा हुआ डीसी में, उसने क्या किया, तमाम के तमाम जितने भी अफगानिस्तान में जितने भी लोग थे, तमाम के तमाम क्यू में थे, सब असाइलम लेके बैठे हुए। पाकिस्तान में, श्रीलंका में सबका वीजा कैंसिल कर दिया, नहीं कोई नहीं आएगा। तो मामला क्या है यहाँ पर? मामला ये है कि आज एक कॉल्कुलेशन, एक वर्ड इंग्लिश का, कि गोरा था, गोरा वहां था, तो मामला कहां जाके पिट होगा वो पता नहीं, मगर somehow he is a very good marketer, no doubt, very good bargainer, very good marketer, because he's a businessman end of the day. और उन्होंने हर चीज का, देखिएगा मौके का, अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे हैं। इन्होंने तमाम बातों को इंटरनेशनल ले गए कि मामला ये है कि मैं ईरान से कोई भी हादसा में ईरान से जीत लूंगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अजित, आप इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ईरान का जिक्र आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों करना पड़ा, क्योंकि अब खुद की सिक्योरिटी लैप्स हुआ और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको करता रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, इस घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान युद्ध हम जीत कर रहेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक वंदना जी, नैरेटिव सेट करना और एक ऑप्टिक्स क्रिएट करना, ये तो राष्ट्रपति ट्रंप की आदत है, एक हैबिचुअल हो गए हैं, और इससे कोई ना कोई एक फायदा उठाने की उनकी कोशिश रहती है। हेडलाइन और डेडलाइन से ज्यादा अगर वो डेथलाइन की ओर चला जाए तो ये खतरे की घंटी है। और अमेरिका में ऐसा कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अटेम्प्ट टू असैसिनेशन जो कहते हैं, पहले भी 4 राष्ट्रपति वहां असैसिनेट किए जा मारे जा चुके हैं, 3 भूतपूर्व राष्ट्रपति पे असैसिनेशन हुआ है। तो ये कोई जो वहां गन कल्चर और एक ड्रग कल्चर का भी मैं कहूंगा, इसमें सामंजस्य जो हो जाता है, और उसमें अगर राष्ट्रपति ट्रंप एक खुद डिविसिव फोर्स बन के निकले हैं, एक डिवाइडिंग फोर्स बन के निकले हैं, तो जो सोसाइटी को एक बांट सा दिया है, जैसे आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे या डेमोक्रेट जैसी अभी खबरें आ रही हैं कि जो अटैकर था वो शायद डेमोक्रेटिक पार्टी या कमला हैरिस के कैंपेन में 2024 में वो फंडर भी था, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, और पढ़ा लिखा था, एक ट्यूटर था। तो ये दिखाता है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं जो वहां नाराजगी है एक बड़े सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और वो टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट भी हुआ है, चाहे वो ब्लैक मूवमेंट की बात करें या नो किंग्स मूवमेंट की बात करें, इसमें रिफ्लेक्ट होता रहा है। फिर भी ट्रंप अपने मागा बेस को मजबूत करने में समहाउ सफल रहे हैं, सक्षम रहे हैं, और मुझे लगता है इस दुर्घटना से, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा, इससे शायद हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन में एक विक्टिम कार्ड खेल के और मोबिलाइज करने की, या एक तरह से कह लीजिए कि सिंपैथी गेन करने की हो सकता है अटेम्प्ट हो, और उसका इनको फायदा भी मिले, क्योंकि निश्चित रूप से इस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति थोड़ी सी, जो सर्वे वगैरह के रिजल्ट आए हैं, जो उनकी अनपॉपुलरिटी रही है,
उससे शायद दिखता है कि थोड़े से कमजोर ग्राउंड पे थे, उसमें इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ उनके डोमेस्टिक ही नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है। उस व्यक्ति पे अगर इतनी कई लेयर्स की सिक्योरिटी के बावजूद अटैक होना, ये एक प्रश्न चिन्ह तो उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज पे, उनकी सिक्योरिटी पे तो लगाता ही है। लेकिन ये जो दुनिया के ठेकेदार बने हुए हैं सिक्योरिटी और प्रोवाइडर के नाम पे, गारंटर के नाम पे, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या जो अमेरिका खुद अपनी या अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं करा सकता या कर सकता, वो दूसरे की क्या गारंटी देगा। तभी तो शायद ये हुई है मिडिल ईस्ट में कि जितने भी अमेरिका के बेसेस थे, आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया है और ये सभी फैक्टर्स हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर ये जो हमला हुआ है उसकी टाइमिंग को लेकर भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं ईरान से। इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां शहीदों के पोस्टर में मोजतबा की फोटो सामने आ रही है। फोटो के बाद मौत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। IRGC ने प्रोग्राम में शहीदों का पोस्टर लगाया। युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मोजतबा की भी फोटो नजर आ रही है। ईरान में ये पोस्टर राजनीतिक हलकों में इस वक्त हलचल भी मचा रहा है, जहां शहीदों के सम्मान में जो पोस्टर्स लगाए गए उसमें मोजतबा खामेनेई की तस्वीर भी दिखाई दी है। और ऐसे में नए सुप्रीम लीडर को लेकर भी सस्पेंस गहरा गया है। शरदेंदु जी, आप ही का रुख करते हुए अब ये जो खबर सामने आ रही है मोजतबा खामनेई को लेकर, ये भी सस्पेंस बढ़ा रही है कि नए सुप्रीम लीडर को लेकर क्या वो वाकई शहीद हो गए हैं, क्या उनकी मौत हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही इस बात का जिक्र किया पूरे घटनाक्रम के बाद कि ईरान से उनका जो युद्ध है उसमें वो जीत हासिल करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कनेक्शन है? देखिए, हर एक चीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। मोजतबा खामनेई के बारे में कई बार से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि उनको वो फिजिकली फिट नहीं है, उनको इंजरी है। कभी उनके बारे में ये न्यूज है कि वो रशिया चले गए, वहां उनका ऑपरेशन हुआ। तमाम तरीके के अटकलें, तमाम तरीके के हेल्थ के इश्यूज, और वो पब्लिक में कभी आए नहीं। तो इस तरीके से अगर उनकी फोटो को शहीद वाले के फोटो के साथ लगाया है तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि शायद वो अब नहीं है। और अमेरिका का जो बयान कुछ दिनों पहले ये भी आया था कि ईरान को कौन रूल कर रहा है ये पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोजतबा खामनेई के तरफ ये इशारा हो सकता है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान में शर्तें ईरान ने अपनी सौंप दी हैं और कहा कि डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी, उसके बाद अमेरिका से ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि ईरान में कौन लीड कर रहा है, कौन सलाह दे रहा है, कौन फैसले कर रहा है, नहीं मालूम। एग्जैक्टली तो आज की डेट में इसलिए कंफ्यूजन बना हुआ। और मेरा मानना है कि हो सकता है अगर इसमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है अगर मोजतबा खामनेई शहीद हो गए हो, क्योंकि वो इंजरी उनको हुई थी, पब्लिक में आ नहीं रहे थे, और सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती। तो और आज की डेट में इस तरीके से पब्लिक डिस्प्ले करना ये दिखाता है कि शायद, और अगर आप इसको लिंक करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से तो काफी हद तक इसमें बिलीव करना पड़ेगा कि शायद अब वो नहीं है, क्योंकि घटना है और इस तरीके से किसी का अंत होना है अच्छा तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है हुआ हो, इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और आज की डेट में ईरान अब जो है, देखिए किसी वार्ता से अब्बास अराक्ची वापस इस्लामाबाद आने की बात चल रही है, लेकिन अगर मोजतबा खामनेई की मौत हो रखी है तो ये वार्ता आप समझ लीजिए कुछ और दिनों के लिए पोस्टपोन होते हुए दिख रही है। जब तक आपके सुप्रीम लीडर का चयन नहीं हो जाता, आखिर कौन आपका डायरेक्शन देगा। IRGC आज की डेट में पूरे युद्ध की संरचना IRGC कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक धार्मिक लीडर जो आपका सुप्रीम लीडर है उसका कंसेंट चाहिए। किस तरीके से आप आगे के आने वाले दिनों में ईरान करवट बदलेगा ये देखने वाली बात है। तब तक मेरा मानना है कि इस तरीके से ही बना रहेगा। अब्बास अराक्ची अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को जारी रखेंगे और साथ में पेजेस्कियां भी अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो कोशिश करते रहेंगे, और एक तरीके से कोशिश की जाएगी कि अमेरिका इस युद्ध में उन सारी तैयारी के साथ फिर से न उतरे जिससे कि ईरान में फिर से महा डिस्ट्रक्शन की नौबत आए। तो मेरा मानना है कि अब समय आ रखा है दोनों देशों को बात करने के लिए। इस युद्ध का अंत देखिए बातचीत की टेबल पे ही होगा, ना तो अमेरिका अपनी मनमर्जी करके वहां सत्ता परिवर्तन या उनके न्यूक्लियर प्लान को फुल स्टॉप लगा सकता है, ना ही ईरान इनडेफिनिट पीरियड तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रख सकता है। देखिए ब्लॉकेड लगा है, उसका बहुत बड़ा असर ईरान पे पड़ रहा है। ईरान में यह भी खबर आई है
कि उन्होंने इतना सारा तेल निकाल लिया कि उनके पास रखने की जगह नहीं बन रही। उनको मार्केट चाहिए, उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल पहले से ही हो रखा है, उनकी करेंसी पूरी तरीके से डिवैल्यू हो रखी है। तो कहीं ना कहीं एक वाई मीडिया की तरफ जाने की बात होनी चाहिए। और जब तक ये दो लोग हैं, पेजेस्किया और अब्बास अरागची, डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहेंगे। और देखिए, खालिद आपको इस बार के जो डिप्लोमेटिक जो प्रतिनिधि था, मंडल था, उससे उनको अलग रखा गया, क्योंकि ये वही शख्स है जिसको अमेरिका एक समय प्रमोट कर रहा था और फिर आईआरजीसी के वो खेमे में जाके एक हार्डलाइनर की तरह वो बहुत तरीके से बिहेव कर रहे थे। और अमेरिका, मेरा मानना है कि आज की डेट में वो एक एग्जिट चाहता है, वो युद्ध में वो लगातार इस लेवल पे नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है। नो किंग के प्रोटेस्ट के साथ साथ आम नागरिक जो है वो त्रस्त हैं। वहां पे गैस और ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो आपका स्टॉक मार्केट है वो गिरता है। इसी के तहत अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे बयान देते हैं जिससे कि वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, पूंजीपतियों के इंटरेस्ट को साधते हैं। और अगर उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं मिला, और जिस तरीके का जो रिसेंटमेंट अमेरिकन नागरिकों में बढ़ रहा है, उनका मिड टर्म पोल के साथ साथ कहीं आर्टिकल 25 को उनको ना अप्लाई करना पड़े, जिसमें जेडी वैंस कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि अब विरोध प्रदर्शन अमेरिका में बड़े पैमाने पर देखे भी गए हैं। जयाद अनवर साहब, लेकिन ईरान किस वजह से आपको लगता है कि अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है? क्या इस वक्त सही मौका है कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए और अपनी शर्तें मनवाने के लिए तैयार हो जाए? क्या इस वजह से ये सब हो रहा है? और जो सुप्रीम लीडर को लेकर जो ये खबर सामने आई है, उसके बाद अमेरिका जब ये कहता है कि न जाने कौन फैसले कर रहा है, तो वो तस्वीर भी साफ होनी चाहिए कि आगे फैसला ईरान की ओर से कौन करेगा? देखिए, जूनियर खामनाई जो साहब बनाया गया था, पहले समझिएगा, उससे काबिलियत लोग मौजूद थे जी। बात समझिएगा, उनसे काबिलियत, उनसे बेहतर लोग मौजूद थे। बिल्कुल। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को चिढ़ाने के लिए उन्हें बनाया गया, पहले ये समझ लीजिए। वो पत्ता वो था, ठीक है जी। वो मामला ये नहीं था कि वो आने से पूरा मामला सुलझ जाएगा। उनको उससे बेहतर लोग मौजूद थे, और तमाम ने यही बात लिखी अच्छे पेपर ने। ठीक बात है। तो मामला क्या है, उसको चिढ़ाने के लिए किया। मामला ये है, आज ईरान क्या करेगा? ईरान के पास चॉइस नहीं है, अमेरिका के पास भी चॉइस नहीं है समहाउ। मगर बार्गेनिंग किस बेस पे आउट होया जाए, किस पॉइंट पे आउट होया जाए कि उसका भी लायबिलिटी बच जाए, इसका भी लायबिलिटी बच जाए। इस वॉर में कोई जीता नहीं है, ये पहले दिमाग में रख ले। ना ईरान जीता है, ना इजराइल जीता है, ना अमेरिका जीता है। वो तीनों अपने आप को बचाने की कोशिश। देखिए, अगर रिजीम चेंज, अगर ईरान कोई भी डिसीजन अगर लेता है, तो वहां पर इंटरनली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से एक रेवोल्यूशन तैयार होगा जो इन पे हावी होगा। उसी तरह नेतन्याहू के साथ चल रहा है। जब सीज फायर हुआ, नेतन्याहू साहब थोड़ी रुके, वो तो लेबनान में मार ही रहे थे। क्यों? वो अपना सरकार बचा रहे थे, इंटरनली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला फंसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर ये सुलह पे आ रहा है, या बात होगा बार्गेनिंग, एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ कहावत है कि एक मुर्गी होती है, वो अंडे पे बैठेगी जितना भी घूम ले, एंड ऑफ द डे शी कम बैक टू द होम। यही सच है। तो आज जो आपको दिख रहा है, ये दोनों बार्गेनिंग पॉइंट पे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि मेरा भी बच जाए, क्योंकि खाड़ी पे जो आपने प्रोटेक्शन दिया है तमाम को, जो आप डंडा लेके खड़े रहते हैं कि मैं आपको बचाऊंगा, ये तमाम चीज भी बचा रहे। और साथ साथ ईरान चाह रहा है कि बार्गेनिंग कौन करा रहा है? अगर ये चाहे, ईरान का सबसे बड़ा बायर अगर है चाइना है, अगर इसमें चाइना इन्वॉल्व होता है तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ सकता था। मगर जो पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, उसका बार्गेनिंग बेस क्या है? क्या ये बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये तमाम जो 3-4 मुसलमान मुल्क हैं, पहले समझिएगा, तुर्की है, मिस्र है, पाकिस्तान है, इसकी गारंटी क्या है कि ये रह पाएगा? तो एक सवाल है कि आपका गारंटर कौन है? क्यों आप जिससे बात कर रहे हैं वो दूसरे दिन सुबह क्या करेगा आपको खुद नहीं मालूम है। जब सीज फायर की बात हुई है, उस सीज फायर में आपने देखा कि एक मुआहिदा है कि लिबनान में आप नहीं मारेंगे हिजबुल्ला को, मगर वो कंटिन्यू 3 दिन तक इजराइल कंटिन्यू वहां कितने ही नुकसान किया। तो एक आपने प्रोमिसेस को रखा नहीं। तो समहाउ आप जब बात करते हैं तो आपको किस पॉइंट पे निकलना है, ये इंपॉर्टेंट होता है इस वार से। आप एक दिन बैठ के इसको सुलह नहीं कर सकते, इसमें बार्गेनिंग होगा, हाँ, मगर ये लड़ाई कुछ दिन के लिए रुकेगी। मगर आने वाला कल जो दिख रहा है, आज नहीं 1 साल 2 साल फिर यहाँ पर एक मामला पैदा होगा, इस खाड़ी में फिर मामला पैदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अजिताभ जी, डोनाल्ड ट्रंप तो बेताब है इस बात को लेकर कि वो ऐलान कब करेंगे कि ईरान से उन्होंने जंग जीत ली है। और आज भी जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो वो इसी बात का जिक्र करते हुए नजर आने कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वो भी चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्द से खत्म किया जाए, लेकिन वो अपनी जीत भी दिखाना चाहते हैं। क्या इतना आसान होगा उनके लिए?
देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के वो जो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। उन्होंने खुद को इसमें इस तरह से उलझा लिया है कि घर में अटैक हो रहा है और ईरान की वो बात कर रहे हैं। मजबूरी उनकी है कि एक तो डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उसकी वजह से वो प्रेशर में तो है ही हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, मीन्स जो ग्लोबल इश्यूज हो गए हैं, उसकी वजह से निश्चित रूप से ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में है। चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो ऊर्जा का संकट हो, हर तरह से वो घिरे हुए हैं। जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी शायद प्लानिंग थी, वो फेल हुई है, उसमें वो फेल रहे हैं। और उसकी वजह से स्थिति अब ये आ गई कि ईरान में भी उसको वो एक तरह से कह लीजिए उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दिक्कत यहाँ पे है कि ईरान में भी जो हार्डलाइनर ग्रुप है, जो आईआरजीसी की आप बात कर रहे हैं, अगर मुश्तबा की मौत की खबर अगर सही है तो निश्चित रूप से वहां हार्डलाइनर और ज्यादा कह लीजिए कट्टरवादी हो जाएंगे। क्योंकि एक बार में इस तरह से इतने सुप्रीम लीडर के साथ साथ लगभग 50-60 जो सीनियर लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर्स जो कह लीजिए, और उसमें भी मुस्तफा का भी अगर नाम आ गया, इनके बेटे की भी शायद हो गई थी, इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। उसके अलावा आईआरजीसी के अंदर जो फैक्शनलिज्म है, जो वहां स्पीकर बनाम जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, उनके बीच में भी इस तरह की वाहिदी के बीच में, अब गालिबाफ के बीच में जो डिफरेंसेस की बात आ रही है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है इशू। और वहां हार्डलाइनर अगर ज्यादा और कह लीजिए कट्टरवादी हो गया तो ये ट्रंप के लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ईरान फाइट करने की स्थिति में है, ये तो उसने प्रूव कर दिया है। हॉर्मुज का जो इन्होंने एक हथियार दे दिया है, ट्रंप ने एक गिफ्ट कर दिया है ईरान को, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में जो जितनी बड़ी विपदा आई हुई है, संकट, उसका तो अभी नजारा और दिखना बाकी है। तो बेहतर यही होगा कि अब वहां पे जो भी ग्रुप है, देखिए खतरा दो है यहाँ पे, या तो ईरान में जिस तरह की संकट है, जो आर्थिक उन्होंने नाकाबंदी कर ली है, जो उगाही पे भी एक तरह से ट्रंप ने रोक लगाई है, उससे या तो वहां और क्राइसिस डिपेंड होगी और लोग रोड पे सड़कों पे उतरेंगे और विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो एक तख्ता पलट की जो बातें, इस तरह की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ट्रंप ने वहां सफाया किया है, लोग अगर एकजुट हो गए, जो अभी दिखता है, तो ये भी ट्रंप के लिए अच्छी बात नहीं होगी, चाहे वो लाख कोशिश कर लें। और वैसी स्थिति में डायलॉग, डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है जिस पे चल के पूरी दुनिया को एक जो कहते हैं इतनी बड़ी विपदा से निजात दिलाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमें डोमेस्टिक मोर्चे पर भी डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से घटना हुई है फायरिंग को लेकर, शरदेंदु जी, ये गंभीर इसलिए भी हो जाती क्योंकि 3-3 हथियार लेकर वहां पर ये हमलावर पहुंच जाता है, वो भी जब इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी वहां पर होती है। जो खबरें छनकर आ रही है उसमें तो ये भी कहा जा रहा है, जो उस दौरान कुछ पत्रकार वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि केवल एक लेयर वहां पर सिक्योरिटी थी। ये तो और हैरान करने वाली बात है। देखिए, अगर इस तरीके की घटना देखिए है, उसमें सिक्योरिटी लैप्स तो डेफिनेटली हुआ ही है। जब प्रेसिडेंट है और इतना हाई प्रोफाइल आपका जो करस्पॉन्डेंट डिनर है, तो उसके अगेंस्ट तो मेरा मानना है कि वो लड़के ने जो भी पकड़ा गया है, वो उसने बड़ी तैयारी कर रखी होगी या पहले से वहां पे आके रहा होगा। उस दिन उस इवेंट से पहले किसी भी तरीके का इनग्रेस पॉसिबल नहीं होता है। ये सभी को पता है जिसने इस तरीके के फंक्शन अटेंड की या उसका हिस्सा रहे या आपने उसकी सिक्योरिटी इंश्योर की है। तो एक सिक्योरिटी लैब तो सबसे बड़ा एक बात है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का तत्पर रहना भी काबिले तारीफ है। वो बहुत बड़ा डैमेज कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। टाइमली उसको डिटेक्ट कर लिया गया, उसको 4.5 सेकंड के अंदर ही पकड़ के उसको पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। लेकिन कहने का मतलब ये कि आपको इसके पीछे कॉज पे देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी लैप्सेस आप इवेंट के बाद क्यों चीजों को पकड़ते हैं? इवेंट के पहले अगर आपने इन चीजों को देखा होता, डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत आ रहे हैं और विश्व में जो जैसा माहौल बना हुआ है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट किसी भी समय एलिमिनेट किया जा सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, आज की डेट में यूरोपियन नेशन हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ एशियन कंट्री। हेड ऑफ स्टेट के लिए सबसे बड़ी है कि टॉप लीडरशिप एलिमिनेट, और बहुत सारे ऐसे
चाहे डीप स्टेट हो, चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, चाहे टेररिस्ट हो, तमाम ऐसे लोग ये ऑपरेट करते रहते हैं। लिहाजा उस लेवल पे कैसे चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसेंसी है, कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप ज्यादा सिक्योर हैं और दूसरी तरफ भी लोगों का शक जा सकता है कि कहीं ये ऑर्केस्ट्रेटेड तो नहीं है। तो तमाम तरीके की चीजें देखिए, डीप एनालिसिस की बात है और मेरा मानना है जब सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं तो सबसे पहले हम ऑर्केस्ट्रेटेड की तरफ नहीं जाके सिक्योरिटी लैप्सेस को चेक करते हैं, क्योंकि उसने फायरिंग की हुई है, सिक्योरिटी पर्सन इंजर्ड हुआ है, तो ये एक बनाया हुआ चीज या फैब्रिकेटेड या ड्रामेटिक्स नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। और ना ही ये डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए मिला। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरीके से मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, तमाम तरीके के वक्तव्य देते हैं, उनको और किसी अटेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपने स्टेटमेंट से ही अटेंशन में बने रहते हैं, अपने स्टेटमेंट से ही अपने एनिमी और फ्रेंड्स को क्रिएट करते रहते हैं, और फ्रेंड्स धीरे धीरे उनके एनिमी होते चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो अमेरिका की है और जो जिस तरीके का इंसिडेंट है, मेरा मानना है टू वेरी लार्ज एक्सटेंट कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जहां एक डिससेटिस्फाइड आदमी जो शायद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से कन्विंस नहीं था, उसने इस तरीके का एक्शन लिया। अगर ये बड़े जाल की है का इंडिकेशन है तो उसमें तमाम एलिमेंट इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ईरान क्यों इस समय हमला करेगा जब वो अपने तमाम डोमेस्टिक इश्यूज में फंसा हुआ वॉर में ग्रस्त है? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कंट्री इस तरीके का एक्शन क्यों लेगा, वो भी इतने इल प्रिपेयर्ड तरीके से, जिसमें एक ही शख्स है? अगर होता तो उनका कई तरीके के ऑपरेशन, कोई कवरिंग फायर देता है, कोई डाइवर्ट करता है, किसी का डाइवर्जन होता है, इस तरीके के ऑपरेशन करके डिफरेंट तरीके से काम किया जाता है। बना रहे वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मिड टर्म इलेक्शन में इसका फायदा हो सकता है, उनको सिंपैथी मिल सकती है। देखिए, वो मैं इस पॉलिसी को, इस थ्योरी को खारिज इसलिए करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने नहीं वाले हैं। इवन वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तब भी उनका इंपीचमेंट तो वहां होना नहीं है, उनकी पावर जरूर कर्टेल हो जाती है, और अगर इंपीचमेंट की बात चलती भी है तो वो उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है। आर्टिकल 25 अप्लाई होगा नहीं होगा ये बात की चीज है, लेकिन सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन हारने से उनकी प्रेसिडेंटशिप कहीं जाती नहीं, उनको तमाम लेजिस्लेशन पास कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिपब्लिकन उस स्ट्रेंथ पे नहीं होंगे, डेमोक्रेट ज्यादा होंगे, तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इम्पीचमेंट क्या प्रोविजन मिड टर्म पोल के थ्रू नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, एक अलग किस्म, उनके जो सपोर्ट बेस है वो बड़े बड़े सर्टेन स्टेट हैं जिसमें सिर्फ रिपब्लिकन्स की सरकार आती है, और जब वो कोई सत्ता में बना रहता है और ऐसे वॉर के सिचुएशन में, तो डेफिनेटली वो अपना मिड टर्म इलेक्शन चाहे फेडरल एजेंसी के थ्रू, चाहे वो अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, कहीं ना कहीं वो चाहे रेजर थिन मार्जिन से मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से वो निकल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि वहां के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो है, वहां के इलेक्शनरी है, बहुत फेयर है, लेकिन जो पावर में होता है उसके सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं, वो भी ऐसे समय भी जब अमेरिका एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। तो आगे क्या होता है वो अलग चीज है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि वो मिड टर्म इलेक्शन के लिए इस तरीके का गिमिक कर रहे हैं, मैं शायद इस पॉलिसी, इस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज करता हूं, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी पूरी घटना की जब वो बात कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में जो हालात अभी बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस को एक साथ इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में या इस तरह के इवेंट्स में नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात देखिए ना, अभी अगर आप ये बात कहेंगे, ये नहीं बनता है, ये तुक नहीं बनता है। एक दो आदमी मिलके काम कर रहे हैं, वो मिलेंगे, ये तुक नहीं बनता। एक छत के नीचे तमाम लोग आके बैठेंगे, वहां पर तो आप सिक्योरिटी लैब्स की जब बात आ रही तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में व्हाइट हाउस के अलावा अगर इस तरह के कोई इवेंट होते हैं तो बड़े लीडर्स को साथ में नहीं होना चाहिए। अगर आपको जब लोग मारने पे आ जाएंगे तो व्हाइट हाउस में मार दें। किसको बचाया है दुनिया ने आज तक? बताइए ना, कौन सिक्योरिटी किसको बचाया है? उठाइए तारीख उठाइए। मामला क्या है कि आप किसको पकड़ सकते हैं, पहले समझिएगा। 2 से 4, 4 से 10 पकड़ सकते हैं या 100 पकड़ सकते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है। बट एक आम नागरिक अगर इस तरह का जहन बना रहा है तो कहीं ना कहीं आज अमेरिकन इज नॉट हैप्पी विथ हिम। समझिए, कल तक आप इनसाइट आप एक चीज चला रहे थे, किसके साथ? जो माइग्रेट, जो चल के आया, जो उड़ के आया, जो तैर के आया, इस मुल्क में जो बॉर्डर क्रॉस करके आया, जो जंप करके आया, इज टारगेटिंग दोज फेलोज। उनको टारगेट कर रहे थे लोग, वहां के गोरे खुश हो रहे थे, ओह वी आर गोइंग टू बी अ क्लीन।
हमारे बच्चों का बेटर लाइफ होगा, दिस एंड दैट, एक जहन बनाया था उन्होंने पूरा। इसीलिए बॉर्डर का जिक्र किया, ड्रग्स का जिक्र किया, तमाम इसी बेस पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। वार के बेस पे इलेक्शन लड़ा था क्या? वो तो बोले वार तो मैं फैलाऊंगा, यूक्रेन और रशिया का वार खत्म कर दूंगा, आई जस्ट नीड अ ओवरनाइट, दैट वाज हिज कॉल। मामला क्या है कि आप जो प्रोमिसेस पर पहले आप इनसाइड जब कुछ कर रहे थे तो उन तमाम वहां व्हाइट सुप्रीमेसी को अच्छा लगता था, समझिएगा बात को, सब वो सोचते थे दे टेकिंग आवर राइट्स, तो दे गेट बैक, डोनाल्ड ट्रम्प इज देयर टू गिव अस बैक, और तमाम चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे लोग। वहां गोली मार दिया, उसके बाद भी लोगों ने कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी चम्मच की बात आती है ना, जब एक चम्मच पे खाना उठा रहे थे आप, सुबह आपने चम्मच से खाना उठाया, उसका 1 रुपया दाम था, शाम को जब आप चम्मच से खाना, उसका दाम 2 रुपया हो गया। क्यों? आप एआई ले आइए, आप मार्स पे चले जाइए, आप मून पे चले जाइए, दर हकीकत जमीन पे आज भी ऑयल नंबर 1 है, वो सबको इफेक्ट करता है, ये जहन में पहले बसा लीजिए, ठीक है। और अमेरिका ग्रेट्स अगेन कैसे होगा? वेनेजुएला से पूरा तेल हम ले लिए, अब ईरान के पास एक यूएसपी है, तेल है, वो भी हम कब्जा कर लेंगे, हमारे लोग बैठेंगे हर मुल्क पे। इस तरह का जहन बनाया गया था, मगर ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने बोला पूरे मुल्क को तू तबाह कर दे, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जब आप जा नहीं पाएंगे सामान तो आप तमाम भूखा मरेंगे। 20% इज खाली नॉट 20% एक्सपेंसिव, तो महंगाई तेजी से 40 से 45% बढ़ चुकी थी। तो ये तमाम बातें, स्टॉक मार्केट है, ये तमाम बातें इन्होंने कह गए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आज जहन क्यों बना अमेरिकन का ऐसा, एक आदमी सिर्फ एक गन लेके नहीं आया, वो कोई मिलिट्री कैंप से उठ के नहीं आया था कि वो पूरे तैयारी से पूरा, वो कोई आतंकवादी नहीं था या दहशतगर्द नहीं था कि पूरी तैयारी से। एक आम आदमी है, आप आम आदमी को दुनिया के कहीं नहीं रोक सकते हैं। क्यों? आपके पास वो पैमाना नहीं है कि आप घर में कौन आदमी किस जहन से तैयारी कर रहा है। तो मामला क्या है, सिक्योरिटी लैब्स आज नहीं कल नहीं परसों, जहन नहीं बदलेगा तो होता रहेगा, चाहे आप 2 मिले या ना मिले, जो मारने पे आएगा आमादा रहेगा, वो कोई भी एंगल से आपको मार देगा। अब बात अमेरिकन क्या सोच रहे हैं। कल तक आप व्हाइट डिप्लोमेसी पे आप एक मिड टर्म इलेक्शन लड़ रहे थे, बस समहाउ लोगों ने देखा महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है, और जो इनका स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट उठाइएगा, कंटिन्यू 1 अप्रैल तक उनका स्टेटमेंट सही नहीं था। एक नया स्टेटमेंट उन्होंने ऐड किया था, जब इंडिया में 2 अप्रैल था, वहां 1 अप्रैल था, एक नया स्टेटमेंट उन्होंने ऐड किया था। तो मामला क्या है कि उनके स्टेटमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोग डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कि ही इज अ राइट पर्सन टू गो विथ हिम और नॉट। एक सवाल है ना, अगर स्टेटमेंट सही से कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और डॉक्टर अजिता, आप क्योंकि ईरान के मसले की अगर बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप शायद गलतफहमी में थे, ईरान की ताकत को नहीं आंक पाए सही तरीके से, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया इसका तो अंदाजा उनको भी नहीं था। लेकिन अब डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, या जो इस ईरान युद्ध में अमेरिका के जाने के बाद जो हालात बने हैं, जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसको लेकर जो एग्रेशन है, जो हेट्रेड देखी जा रही है, क्या ये मुश्किलें बनेंगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए, ये मुश्किल तो वंदना जी ऑलरेडी है। जिस तरह से हेट्रेड का और डिवाइड करने की जो उनकी पॉलिसी रही है, चाहे वो ट्रंप को और अमेरिका को एट लार्ज दोनों के लिए निश्चित रूप से वो हानिकारक सिद्ध हुआ है। आगे ये कहाँ जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप अपनी हठधर्मिता के लिए जाने जाते हैं, और कई मामलों में उन्होंने अपने जो उनके कलीग्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो इंटेलिजेंस है, उन सारे रिपोर्ट को ताखे पे रख के वो जो उनके मन में आता है, मतलब माई वे और हाईवे वाली बात है उनके साथ, तो वो जो चाहते हैं वो करते हैं और प्रिवेल करते हैं। सिक्योरिटी की आपने बात की, नॉर्मली आप देखिए भारत या किसी भी अन्य देश में, खास करके जो थर्ड वर्ल्ड में वो जाते हैं तो पूरा का पूरा होटल खाली करा लिया जाता है अमेरिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए। और वहां जो खबर आ रही है कि हिल्टन होटल में ही वो जो अटैकर था वो रुका हुआ था, ही वाज ए गेस्ट देयर। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से या तो सिक्योरिटी का इतना बड़ा, आप ही कह रही हैं कि 1 लेयर शायद था या 2 लेयर जो भी था, तो निश्चित रूप से ऐसे राष्ट्रपति जिसपे पिछले 2 साल में 3 बार अटैक हो चुका है, जानलेवा हमला हो चुका है, वैसे में उनकी तो सिक्योरिटी टॉप लेवल की, जो कहते हैं Z+, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, उससे भी ऊपर होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर ये अटैक हो रहा है तो ये सिर्फ एक लोन वुल्फ का या जिस तरह की जो बातें होती है थ्योरेटिकल, ये नहीं है। निश्चित रूप की से उनकी पॉलिसी जो ऐसी रही है वो आम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर तक आहत दे रही है।
वो या तो आप उसको ओवरसीज अगर ले जाएंगे तो ईरान तक चले आइए। आपने ईरान की बात की, और वही अंदेशा मुझे लगता है। देखिए, ईरान में तो जो वो कर रहे हैं वो तो गलत है ही है, इसमें कोई, लेकिन ये वही है जिन्होंने परमाणु प्रोग्राम के जो समझौता हो गया था, उस समझौते के तोड़ने वाले भी यही हैं। युद्ध को रोकने की बात करते हैं, नोबेल प्राइज लेने की बात करते हैं, और युद्ध के शुरुआत भी उन्होंने ही की है इसको। इनको आइडिया था कि शायद ईरान में वहां की जनता बगावत कर देगी, और तो ये तो हुआ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को भी इससे बहुत सीख लेने की जरूरत है। मुझे लगता है, आप देख लीजिए, जो भी पेट्रो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है, चाहे आप गल्फ अरब की बात करें या आप नॉर्वे जैसे छोटे देश जो यूरोप के कुछ देश हैं जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज रिच हैं, उनकी बात करें, जनता तक बेनिफिट पेट्रो डॉलर का हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से ईरान और वेनेजुएला दो ऐसे देश, मैं खास करके कहूंगा, जहां पर जनता तक वो बेनिफिट नहीं हुआ है। सोचिए आप, वेनेजुएला और ईरान को दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 52% जो प्रूवन ऑयल रिजर्व वर्ल्ड का है वो सिर्फ इन दो देशों के पास है। उसके बावजूद भी वहां जनता खुश नहीं है, या जनता खुश की बात छोड़िए, जनता पे इतने सारे प्रतिबंध हैं, इतनी सारी नाटकता बनी रही है कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल डिसेंट जो है वो विद्रोह के फॉर्म में आ जाए, या कल आए, होगा ही होगा। तो अगर अपनी जनता को, अपने शासन को, अपनी सुविधाओं को, अगर इंफ्रा को वो डेवलप करता ईरान, बनिस्पत की प्रॉक्सीज पे खर्च करना, IRGC पे खर्च करना, उसके जो बाल बच्चे हैं वो विदेशों में जाके शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, ये उनको, और हर ऐसे देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, ये देख लीजिए उठा के, ये देखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल जो साइबर युग में हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज छिपती नहीं है। और इसीलिए ट्रंप भी देखिए बार बार सोशल मीडिया और ट्रूथ सोशल का, हालांकि वो सबसे ज्यादा अनसोशल है और सबसे ज्यादा अनट्रूथ उसी पे वो बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को ग्रहण करते हैं। और अगर जनता की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस पर निश्चित रूप से जो भी शासक हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, अगर उनको देश को आगे ले जाना है और विकास उन्मुख होना होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही और कटाक्ष भी किया आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्रुथ सोशल को लेकर, जिस पर वो अक्सर स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद खूब उसकी चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स को शरदेंदु जी धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र हो जाता है, इतनी बड़ी साजिश हो जाती है कि इतने नजदीक हमलावर पहुंच जाता है, तो क्या जवाब देंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, जहां तक ये इस अटैक का मसला है, मेरा मानना है कि ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वेकअप कॉल है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे JD वैंस हो, चाहे स्टीव विटकॉफ हो, सारे के सारे अपने आप को फिर से सुरक्षित कर ले, अपना जो सुरक्षा घेरा है उसको पुख्ता कर ले। देखिए, अमेरिकन कल्चर या जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनके यहाँ बड़ा VIP कल्चर नहीं है। जब आप साउथ एशियन कंट्री को देखेंगे तो यहाँ एक अलग किस्म का VIP कल्चर है, पूरा पूरा होटल खाली, पूरी पूरी रोड सुनसान, पूरा पूरा इलाका खाली। वहां पे इस तरीके का कल्चर नहीं। वहां के पॉलिटिशियन, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां के तमाम लोग आम नागरिकों की तरह काम करते हैं, और थोड़ी सी सुरक्षा जो आप कह रही थी, 1 tier ऑफ डिफेंस था, दैट इज गुड इनफ, वहां पे ही उसी के तहत। और साथ में उनका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज्यादा विश्वास है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो तमाम तरीके के जैमर्स लाके उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो टेक्नो ओरिएंटेड होते हैं वहां पे मैन पावर का डिप्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी या यूरोप के तमाम देशों को आप देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, वहां पे जो पॉलिटिशियन, उनकी यही सुरक्षा है। तो अब उसको आपको कैसे पुख्ता करना होगा? आपने जो होटल में रुके हुए लोग थे, जिस इवेंट के दौरान उनके मूवमेंट को आप कर्टेल कर सकते थे या उनको एक अलग रूट दे सकते थे, इस तरीके की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन वहां पे अब ये सारी चीजें लागू होंगी धीरे धीरे, अगर इसी तरीके के इंसिडेंसेस होते रहेंगे। और जहां तक अमेरिका में इस तरीके का गन कल्चर का सवाल है, उसको कितने प्रेसिडेंट आए, कितने लोगों पे हमले हुए, कितने अटेम्प्ट हुए, किसी ने इसको खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, सेल्फ डिफेंस है, अवेलेबिलिटी है, और तमाम तरीके के जो गन लॉबी है वो इसको आज की डेट में बढ़ावा देते रहते हैं। तो एक अलग किस्म का कल्चर है। वजह है उसकी है इनटॉलरेंट सोसाइटी। वहां के लड़के हो, यंग हो, प्रोफेशनल हो, अगर उनके दिमाग में फितूर हो जाता है,
रिसोर्सेज अवेलेबल है, गन्स अवेलेबल है, वो गन लेके निकल। स्कूल में फायरिंग क्यों कर दी जाती है, मॉल में क्यों फायरिंग कर दी जाती है, वो भी एक तरीके का रिसेंटमेंट शो करते हैं, एक तरीके का सिकनेस शो करते हैं। उसी के तहत ये इंसान जिसका नाम पॉल थॉमस एलन है, उसने भी इस तरीके की कार्रवाई की होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तमाम अगर बड़े नेटवर्क होते, बड़ा कोई एजेंसी नेटवर्क या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा नॉन स्टेट एक्टर प्ले करता, तो उसके ऑपरेशन करने के तरीके अलग होते हैं। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जाता है? इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, और जब गन शॉट की जो खबरें आती हैं उसमें किसी ना किसी के मौत की भी जानकारी मिलती है, यहाँ भी अधिकारी के घायल होने की खबर है। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है? क्या ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है जो गन कल्चर है उसको खत्म कर पाना? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अमेरिका के देखिए जो सियासतदान है वो इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, लाइसेंस व्यवस्था लाना नहीं चाहते। कई देशों में, कनाडा वगैरह में बातचीत शुरू हो रखी है इसके बारे में कि वो भी वहां पे लाइसेंस देना शुरू करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हम प्योर डेमोक्रेट हैं, हमारे राइट हैं, सेल्फ डिफेंस है, और जिस तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस होने चाहिए, डिप्लॉय होने चाहिए, वो होते नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम में उनके बना हुआ है कि आप अपने पास हथियार रखिए, सेल्फ डिफेंस के रखिए, क्योंकि तमाम तरीके के लोग ऑपरेट करते हैं। पूरी तरीके से आपकी खुद की सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस पे वहां डिपेंडेंट नहीं है, लोग खुद की सुरक्षा खुद करते हैं, और वहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है, इसके तहत हो सकता है। इसको रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे विश्व में टर्मोइल है, कोई भी टेररिस्ट, कोई भी सिरफिरा इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा पूरे वर्ल्ड को, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका या कनाडा, कोई कंट्री, आज की डेट में यूरोप में भी इस तरीके के इंसिडेंसेस हुए हैं, फ्रांस में आपको कई बार इंसिडेंसेस सुनने को मिले होंगे। तो एक रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट का जमाना, चीजें उपलब्ध है, और तमाम तरीके के लोग इसमें लिप्त हुए हैं। कई सारे नॉन स्टेट एक्टर हैं, तमाम ऐसे संस्थाएं, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं जो इसको अंजाम दे सकते हैं। तो एक लगाम लगाने की जरूरत है, और एक वेकअप कॉल है आपकी, चाहे वो प्रेसिडेंट यूरोप के हो, अरे यूएस के हो, या कहीं के हो। सिक्योरिटी का जो माहौल है वो आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज दिखता है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी कहीं हद किसी लेवल से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जो कमिटमेंट, जो पुख्ता अरेंजमेंट चाहिए, उसमें कोई ना कोई लूप होल रह जाता है। इंसिडेंट के बाद तो हम 10 लूप होल निकाल लेते हैं, लेकिन इंसिडेंट से पहले हम इसको सिक्योर नहीं कर पाते, क्योंकि एक कॉम्प्लिसेंसी है, एक रूटीन वर्क है। वही सिक्योरिटी एजेंट 10 जगह सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होता है, फिर उसमें एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, और एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास है, गैजेट पे टू मच ऑफ डिपेंडेंस है, इसके तहत लैप्सेस होते हैं। और ह्यूमन माइंड को आप नहीं भेज सकते कि अगर डिटरमिनेंट कोई है तो वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा देगा। इस प्रमाइस पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी एजेंट्स की तो बहादुरी को सलाम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, और जिस तरीके से ज़ियाद अनवर साहब उन्होंने इस घटनाक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी बड़ी घटना होने से भी। इस हमले के बाद क्या ट्रंप की जो पॉलिटिकल पोजिशन है, आपको लगता है कि वो मजबूत होगी या फिर रिस्क और बढ़ेगा? देखिए, इससे पहले जो उन्होंने पेंसिल्वेनिया में घूम के आए थे ना, हाँ। समझिएगा उनका लुक्स दूसरा था, बिकॉज ब्लड वाज देयर। जब खून आता है, एक दिल में रहम आ जाता है, सिंपैथी आ जाता है, मोहब्बत आ जाता है। मगर ये मामला दूसरा है, ठीक है ना। अगर इनको एक गोली लग जाती है अगल बगल कहीं पर, तो ये हीरो हो जाते हैं आज, ठीक है जी। मामला है उस जगह खून था, वो जो वापस घूम के आए थे, एक लुक्स था, मूवी स्टार की तरह वापस आए थे, वो इसी तरह इसको भुनाना चाह रहे थे। अब आते हैं गन कल्चर की बात। अमेरिका से गन कल्चर कभी नहीं खत्म हो सकता है, ये आप लिख ले, ठीक है जी। क्यों? वहां के मुआशरा इतने तेज, हर इंसान ऐसा नहीं कि हर इंसान गन लेके निकल गया है, कुछ है जो दिखते हैं हमें। मामला क्या है कि हमारा जो एशिया का मामला, सब कॉन्टिनेंट का मामला, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दूसरी मिजाज से है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर दूसरा है। वहां पे लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपने राइट्स के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ डंडा चलता है, फर्क है, आप डंडे पे चलाते हैं यहाँ पर तमाम चीज को। अब आते हैं बात को लेके कि ये जो आज आप दिख रहा है, इससे जो बेनिफिट लेना चाह रहे थे, या कुछ टीआरपी लेना चाह रहे थे, या तमाम वोटर को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। इससे इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, समहाउ इन पे क्रिटिक्स होगा, क्योंकि क्या आपने आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या की है। सवाल ये होता है, आप इतना पैसा जो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं, एक सवालिया निशान है। और अमेरिकन बात करते हैं, चाहे अमेरिका में एक आदमी ऐसा है जो दुनिया को गलत बात कह रहा है,
उसी मुल्क में एक आदमी ऐसा भी है जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उनको बात को डिनाई कर देता है। ये अमेरिका की खूबसूरती है कि एक प्रेसिडेंट की बात को सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देता है कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते। तो अमेरिका दोनों पहलू में अमेरिका है, उसकी बात उस सरजमी पे आपका लॉ एंड ऑर्डर चलता है और अपनी बात आप रख सकते हैं, अपनी बुनियादी हकूक की बात रख सकते हैं। तो ये मामला अमेरिका का है। अब आते हैं ट्रम्प साहब का मामला। ये कहीं ना कहीं उनको एक ही इनके पास एक कार्ड है। अगर इनकी लड़ाई अभी तालिबान से होती तो मामला दूसरा हो जाता, क्यों कमजोर थे, 2-4 और बम मार देते। मगर अभी मामला इनका है, किनका? ईरान का है। इनके पास खाली जबानी बात होगी, क्यों अभी कोई भी एक्शन अमेरिका लेगा, अमेरिका अगर एक चीज के पीछे $100 खर्चा कर रहा है, ईरान $10 में अपना काम कर ले रहा है। ये फर्क है कि अमेरिका, उसके ड्रोन के दाम $10 है और अमेरिका का $1000 है। इस तरह का इकोनॉमिकल वार हुआ है और अमेरिका कहीं ना कहीं, अगर ईरान को 10% का नुकसान है तो अमेरिका को 1000% का नुकसान है। मामला क्या है? वो अमेरिका है, वहां के लोगों के साथ जान का नहीं हुआ है, माल का नुकसान हुआ है। ठीक है, ईरान के साथ युद्ध एक अलग तरह से उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर, अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स का ये मामला सामने आ रहा है। शूट आउट जिस तरीके से हुआ है उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को अब आगे क्या बढ़ाया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ सामने आएगा, इस पर भी निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।